देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशन और जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल है और उसमें जनसंख्या की इम्बैलेंस है उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर के लिए कानून बनना चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? कुछ इम्बैलेंस भी एक प्रॉब्लम है, कहीं कहीं देखने को मिला है। जैसे कहते हैं कि जो सांस्कृतिक बात तो होती है, जैसे कि हिंदू कटा देश बटा इस तरीके की बातें होती हैं, उस परस्पेक्टिव में आप क्या कहेंगे? जैसे असम में जहाँ पे जो हिंदू घट गया बाद में माइग्रेट होकर के या वहाँ से भाग आए, वहाँ के डर के कारण से, इस कारण से वहाँ जनसंख्या इम्बैलेंस हो गया। तो इस मामले में कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या इसको आप मानते हैं? देखिए, ये एक बहुत स्ट्रैटेजी से देश में हो रहा है। मैंने आपको बलरामपुर का उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में या शायद देश में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बलरामपुर ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत स्पीड से डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हुआ है। अच्छा। तो देखिए, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बहुत तरह से करते हैं, और इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता देखिए जिसको मैं बोलती हूँ, वो बहुत तरह से होता है। लव जिहाद हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे, हम ना लव के खिलाफ हैं, ना हम प्रेम के खिलाफ हैं, ना हम विवाह के खिलाफ हैं। हम उस मानसिकता के खिलाफ हैं जो अपना पंथ फैलाने के लिए, अपने पंथ सत्ता फैलाने के लिए किसी भी बच्ची को इमोशनली ब्लैकमेल करके, झूठ बोल के, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उससे शादी करते हैं। और जब वो इमोशनली कमिटेड हो जाती है या शादी कर लेती है, तब उससे बोलते हैं कि अब तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा, वरना तो मैं या तो तुम्हें छोड़ दूंगा, या फिर बहुत सारे केसेस में मार भी दिया जाता है। तो देखिए, लव जिहाद भी एक रियलिटी है, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ बोलना नहीं पसंद करते हैं। बोला है और केरल के हाई कोर्ट ने भी बोला है कि लव जिहाद एक्चुअल हो रहा है। एब्सोल्युटली, लव जिहाद इज अ रियलिटी जो हो रही है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी इंटरफेथ मैरिजेस लव जिहाद है, मैंने भी नॉन मुस्लिम से शादी करी है। लेकिन मैं सभी यूथ को, युवाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप 18 वर्ष या 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हैं, तो हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें 2 रिलीजन्स के लोग शादी कर सकते हैं। हमारी कंट्री लॉ उसको वैलिड करार देती है, लीगल करार देती है। तो हमें किसी भी दूसरे रिलीजन के इंसान से शादी करने के लिए अपना पंथ परिवर्तन या रिलीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वन। दूसरा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होता है विस्थापन। आप हिंदुओं के लिए रहने के लिए स्थितियाँ इतनी टफ कर दीजिए कि वो अपने आप ही छोड़ छोड़ के जाने लगे। जैसे कश्मीर में हुआ, मास रेप, मर्डर, स्लॉटर, और मतलब लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से निकल के जाना पड़ा। मैं देखती हूँ जगह जगह मुझे दिखते हैं वो लोग, कहीं अपना उन्होंने दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट किया, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़, वो लोग पीनट्स के भाव उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर देकर आनी पड़ी। तो देखिए, हम लोगों को समझना पड़ेगा, मुस्लिम समाज को भी बिना ऑफेंड हुए ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर ये आपके साथ हुआ होता तो आपको कैसा लगता। एक उदाहरण मुझे दिया, मुझे गुड़गांव में एक कश्मीरी रेस्टोरेंट है, वो लोग जब कश्मीर से निकाले गए थे तो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्हें शायद कुछ लाख में बेचकर आना पड़ा था। फिर वो लोग किराए के मकान में रहे, उन्होंने यहाँ के कश्मीरी रेस्टोरेंट खोला। उन्होंने बताया कि जब हम सालों के बाद कश्मीर वापस गए तो वो मकान जहाँ पे हमारा मंदिर था, उस जगह पे अब जो लोग रहते हैं उन्होंने टॉयलेट बनाए हुए हैं। तो आप खुद सोचिए, किसी भी जाति, भाषा, क्षेत्र या आप संप्रदाय के हो, अपने मन पे हाथ रख के, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आप जिस आराध्य को मानते हो, आप जिस स्थल पे पूजा करते हो, अगर आपको पता चले कि उस स्थल पे ऐसा हो रहा है तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए किसी भी परिस्थिति को बस साक्षी भाव से देखने की ज़रूरत है कि आप विटनेस बन के सिचुएशन को देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। देखिए, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बहुत तरह से देश में किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उस पर रोक लगने का एक तरीका यही है कि लोगों में जागरूकता हो, बिकॉज हम लोग भोले हैं, भारतीय, बिकॉज हम लोगों के अंदर सद्गुणों की अति है। हम लोग ना किसी को तोड़ते हैं, ना किसी को बांटते हैं, ना भारत में कभी सत्ता फैलाने के लिए युद्ध हुए हैं। हमारे मेन युद्ध रामायण महाभारत कर्तव्य के लिए हुए हैं, धर्म के लिए हुए हैं, यानी सही और गलत में सही को चुनने के लिए हुए हैं। तो हम लोग कई बार वो स्ट्रैटेजीज, वो एजेंडा देख नहीं पाते। तो यहाँ भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समाज में ही निकल रहा है कि हमें देखना पड़ेगा, बच्चियों को देखना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसे लोगों के बहकावे में आ रही हैं। जो विस्थापन भी, जो लोग डर के भी अगर कुछ जगह छोड़ के जाते हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि आज हम डर के छोड़ कर आ रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए क्या छोड़ रहे हैं। हम लोगों को अगर सेल्फ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अगर आपको कोई आपका जीवन जीने से रोक रहा है या आपको आपकी जगह से निकलने के लिए मजबूर कर रहा है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा का अधिकार, ना ही सिर्फ एक ह्यूमन राइट है बल्कि एक लीगल राइट भी है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं बोलती हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, आईपीसी में सेक्शन 96 to 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। अपनी रक्षा के लिए आप किसी को मार भी सकते हैं, हम अपनी आत्मरक्षा करना भी भूल गए हैं। तो देखिए, डेमोग्राफी इम्बैलेंस भी बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ देश में हो रहा है।
जनसंख्या नियंत्रण कानून की आपने बात करी, डेफिनेटली देश में आना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो सरकार की रिसोर्सेज हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें गारंटीड सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती हैं, तो रिसोर्सेज हमारी जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी और सिटीजनशिप लॉ भी नहीं है, देखिए प्रॉब्लम्स कैसे आपस में मिली हुई हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सिटीजनशिप लॉ भी नहीं है, तो भरे जा रहे हैं लोग, भरे जा रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कुछ सरकारी नौकरियां सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती हैं। तो जब हम कहते हैं बेरोजगारी है हमारे देश में या लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो क्या पता कितनी सरकारी नौकरियां कोई घुसपैठिए खा रहे हों जो हमारे देश के नागरिक भी नहीं है, जो हमारे देश के बच्चों को मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें देश में ज़रूरी है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ज़रूरी है, पर आपको जो है आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो, स्टेट लॉ, आपकी लैंड लॉ में आपका रिलीजन नहीं क्लैश करना चाहिए। तो कोई भी जो पर्सनल लॉज हैं वो किसी भी रिलीजन की हो, और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हिंदू मैरिज एक्ट भी खत्म होगा, पारसी एक्ट भी खत्म होंगे, क्रिश्चियन एक्ट भी खत्म होंगे, तो उसमें भी ज़बरदस्ती सिर्फ मुस्लिम्स को ही भड़काया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके खिलाफ आ रही है। ऐसा नहीं है, हर रिलीजन की पर्सनल लॉज खत्म होंगी आपकी स्टेट पे, जो भी यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉ तो यूनिफॉर्म है ही हमारे देश में, सिविल लॉज भी यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। तो देखिए यूसीसी ज़रूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ डेफिनेटली ज़रूरी है, देन एनआरसी हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछें कि प्रायोरिटी पे इस वक्त क्या होना चाहिए, तो मैं भारत प्रवास जो कर रही हूँ उसमें मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि सबसे पहले देश में एनआरसी की एक्सरसाइज लागू होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सिटीजन्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन शरणार्थी हैं, शरणार्थियों को भी पूरा सम्मान दिया जाए, उनके लिए कैंप्स हो, उनको जो बेसिक जीवन जीने की जो चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सब कुछ उनको दिया जाए, लेकिन जो रिसोर्सेज सिर्फ सिटीजन्स के लिए गारंटीड हैं वो उनके साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने बच्चे का देती हूँ कि हम बोलते हैं अतिथि देवो भवः। हमारी संस्कृति में माना जाता है कि जो गेस्ट है वो भगवान है। मेरे घर में कोई गेस्ट आए, मैं उसको सम्मान भी दूंगी, खाना भी दूंगी, सब कुछ दूंगी, लेकिन वो मेरे घर में घुस के, एक प्रोटोकॉल होता है ना, वो मेरे घर में घुस के, ड्राइंग रूम से घुस के सीधा बेडरूम में घुस जाए, मुझसे बिना पूछे मेरी दीवारों के रंग बदलवाना शुरू कर दे, बीच में कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे और मेरे बेटे को मेरे घर कमरे से निकाल दे, उसके हिस्से की रोटी छीन के खाने लगे, तो क्या मैं अतिथि देवो भव सोचूंगी? तो देखिए, पहले मेरा बच्चे का तो पेट भर जाए तब अतिथि देवो भव, डेफिनेटली अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि को भी समझना चाहिए कि एक प्रोटोकॉल होता है। तो शरणार्थियों को निकालने की बात इस देश में ना कभी हुई, ना कभी हो सकती है। ह्यूमन राइट्स, हमें मुझे लगता है कि विधर्मी मानसिकता हमें ना बताएं कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, और उसका मैं उदाहरण हमेशा देती हूँ कि जो संस्कृति कुटुंब, गांव, गोत्र, प्रदेश और देश, विश्व, ब्रह्मांड तक को अपना मानती है, उसको प्लीज़ ह्यूमन राइट को पाठ ना पढ़ाया जाए तो बेहतर है। बिकॉज ह्यूमन राइट का इस्तेमाल नाम इस्तेमाल करके सूडो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भारतीय संस्कृति को बदनाम करते हैं। आतंकवादी अधिकार आयोग भी कहते हैं, इस तरीके की बातें कहते हैं, डेफिनेटली कहेंगे, क्योंकि वो इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। तो देखिए, ऑब्वियसली हम लोग ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन सूडो ह्यूमन राइट्स की जो बात करते हैं उनके हम डेफिनेटली खिलाफ है। भारतीय संस्कृति प्रकृति को भी अपना मानती है, हम प्रकृति को, जीव जंतुओं को भी अब्यूज नहीं करते हैं, तो हम इंसानों को क्या अब्यूज करेंगे? तो ये नरेटिव बिल्डिंग प्लीज देश में ना की जाए, उसके लिए भी मैं जागरण कर रही हूँ। बताएंगे कि ओपन जो नमाज का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या सोल्यूशन मानती हैं? जैसे केवल हिंदू की तरफ से भी होते हैं, तमाम जगह से इंक्रोचमेंट होता है, तो इसको लेकर के आप जो कुछ टकराव पैदा हो जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? क्या मतलब किस तरह का टकराव? सवाल नहीं समझी मैं आपका। वहाँ पे जैसे नमाज पढ़ी गई, वहाँ पे नमाज पढ़ी गई, कहाँ पर? जो सरकार सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती, फिर उसमें कब्जा भी होने लगती, फिर धार्मिक जलसे भी होने लगते, अगल बगल वाले को प्रॉब्लम होती, दुकानदारों को प्रॉब्लम होती, इस तरीके की जो समस्या पैदा होती है, तो उसको लेकर क्या आपकी सोच है कि मस्जिद पूजा पद्धति को मंदिर मस्जिद तक ही सीमित रहना चाहिए कि सार्वजनिक होना चाहिए, किसी को दूसरे को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस तरीके की कुछ बातें लोग कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, और उसको मैं एक नॉर्मल, एक लेमैन की भाषा में तो सभी जानते हैं कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको लीगली भी बता देती हूँ, क्योंकि ये लोग फंडामेंटल राइट्स ये शब्द इस्तेमाल करके चीज़ों को घुमाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है अपना रिलीजन प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट करने का, यही इस्तेमाल करते हैं। 25 इज राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपेगेट
एंड प्रोफेस योर रिलीजन, उसी में ये सार्वजनिक नमाज पढ़ने को इंक्लूड करते हैं कि जब हमें अधिकार दिया है हमारा रिलीजन प्रैक्टिस करने का। देखिए डेफिनेटली संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, डेफिनेटली है, लेकिन संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, पहली चीज। और जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसको प्लीज समझिएगा। आर्टिकल 12 से लेके आई थिंक 35 तक 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। पब्लिक ऑर्डर उनके साथ है, मतलब मॉरलिटी वायलेशन ना हो तब है ना उनको। एब्सोल्युटली all the fundamental rights are subject to certain limitations, public order, morality, decency। आपका कोई भी संवैधानिक अधिकार किसी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मॉरलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, डिसेंसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सिक्योरिटी को नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली जब ये वर्ड्स लिखे गए, लोग आधी अधूरी बात करते हैं, आधा सच बहुत डेंजरस होता है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स का नाम लेके ये लोग कंफ्यूज करते हैं। आपका राइट टू रिलीजन आपका अधिकार है, आप करिए, लेकिन वो आपके पर्सनल स्पेस में होना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों में पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करके, पूरे शहर को होस्टेज बनाकर, लोगों की जिंदगियों में खलल डाल के, या किसी राइट टू लाइफ भी तो एक फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार, तो आप किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को खतरे में डालकर अपना फंडामेंटल राइट तो नहीं एक्सरसाइज कर सकते ना। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, तो आप दूसरे के जीने के अधिकार का भी हनन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए चीज़ें बहुत सिंपल हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें आधा अधूरा सच दिखाई देता है और हम लोग जंप करते हैं कंक्लूजन्स पे, जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम परिभाषाएं समझें, इंटरप्रिटेशन समझें, कॉन्सेप्ट समझें, तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल है।